Hey everyone, it is the second part of our first lecture of macroeconomics. In this video, we will study about related aggregate concept, that is gross, net, market cost, factor cost, that kind of things. So gross and net. In gross, depreciation is added. What is depreciation? Depreciation is slow, gradual, spontaneous decline in the value of the asset due to its uses, wear and tear, obsolescence. ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन, ग्रॉस और डेप्रिशिएशन, ग्रॉस में से डेप्रिशिएशन को ऐड कर दे तो हमारा नेट निकलता है. नेट समझ रहे हो? नेट टोटल कितना निकल, नेट मतलब यानी कि अगर एग्जांपल मान लो कि अगर हमें नेट चावल निकालना है, तो नेट चावल निकालना है और चावल दाल मान लो मिक्स है, पहले बनने से पहले चावल दाल मिक्स है, तो अगर हम दाल को अलग कर ले तो नेट चावल निकल जाएगा ना हमारा. वैसे ही नेट दाल को अलग करना है, वैसे ही ग्रॉस में से डेप्रिशिएशन को अगर हम माइनस करेंगे तब हमारा नेट निकलेगा. ग्रॉस वही करो, ग्रॉस निकालना है तो नेट प्लस डेप्रिशिएशन कर दो, वही नेट है तो डेप्रिशिएशन ऐड करोगे तब ग्रॉस निकलेगा. क्योंकि ग्रॉस मतलब हमारा डेप्रिशिएशन उसमें नहीं है. सो ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन फिर नेट निकलेगा. ग्रॉस मतलब होता है हमारा कि नेट प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को उसमें ऐड करेंगे तभी तो ग्रॉस निकलेगा. ग्रॉस यानी कि हमारा जो ग्रॉस घरेलू डोमेस्टिक मतलब ऐसे जो निकला था छोटे लेवल पे, उसको बोलते हैं हम ग्रॉस. डोमेस्टिक और नेशनल में होता है कि नेशनल में NFIA ऐड करता है तो हमारा डोमेस्टिक में अगर हम NFIA ऐड करेंगे तो हमारा नेशनल निकलेंगे. फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट में हम अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारा मार्केट प्राइस निकलता है. वहीं अगर माइनस NIT करें तो फैक्टर कॉस्ट निकलता है. वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये हमारा मेथड था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का. ठीक है. GDP, नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट. इनकम मेथड क्या होता है? इनकम जनरेटेड फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर प्रोडक्शन हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होता है, और इसका ये जो हमारा फैक्टर पेमेंट है, तो इससे जो इनकम जनरेट हुआ उसको हम इनकम मेथड कहते हैं. उससे जो फैक्टर प्रोडक्शन जो इनकम जनरेट होता है वो इनकम मेथड में आता है. सो फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम. फैक्टर इनकम मतलब अर्न इनकम बाय हार्ड एफर्ट्स, ये वाला. और ट्रांसफर इनकम मतलब अनअर्न्ड इनकम, एफर्ट नहीं करते उसमें, जैसे एक स्कॉलरशिप, पेंशन, ये सब हो गया हमारा ट्रांसफ़र इनकम. ठीक है. तो ये सब हमारा हो गया ट्रांसफ़र, स्कॉलरशिप, पेंशन, ये सब हमारा अनअर्न्ड इनकम है. ये हो गया हमारा ट्रांसफ़र इनकम है. डोमेस्टिक इनकम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. इसमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब इंक्लूडेड है. रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसके 3. सो पेंशन इनकम होता है अर्नड इनकम. पेंशन इनकम, अर्न इनकम. पेंशन अर्नड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अनअर्न्ड इनकम. दूसरा है नेशनल इनकम इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स, नॉट इंक्लूडेड सेकेंड हैंड गुड्स. हाँ, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स मतलब पैसे पहले वाला जो हमारा, मान लो एग्जांपल कि हमारा GDP कैलकुलेट हुआ था, तो उसमें हमारा ये तो एक बार तो गुड की वैल्यू ऐड हो ही गई, तो दोबारा हम सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं कैलकुलेट करते हैं. ड्वेडलिंग, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, विंडफॉल गेन्स नॉट इंक्लूडेड इन इनकम, नेशनल इनकम. नेशनल इनकम NNP एट फैक्टर कॉस्ट में. देखो NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. डोमेस्टिक इनकम NDP एट फैक्टर कॉस्ट, NFIA. सो डोमेस्टिक इनकम NDP एट फैक्टर कॉस्ट. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम, ये जैसे कि यहाँ बताया था डोमेस्टिक इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. सो ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस. ये मतलब इसके 3 पार्ट्स होते हैं डोमेस्टिक इनकम में. इस 3 भागों में कंपनसेशन, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि रेंट ऑफ लॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को देखो, डिविडेंड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस टैक्स. और तीसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिटेल अर्निंग. NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट. तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये तो मैंने बताया ही था. प्रॉफिट इनकम. अगला देखो एक्सपेंड, ये इनकम मेथड था. इनकम अर्न बाय द फैक्टर प्रोडक्शन इज कॉल्ड इनकम मेथड, से कैलकुलेट करते हैं. एंड
नेशनल इनकम को। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, नेशनल इनकम अकाउंट में देखो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेशनल एग्रीगेट, नेशनल इनकम आया, एग्रीगेट डिमांड जनरेटेड इन द इकोनॉमी, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर। कंपनसेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर में देखो, सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जीडीपी एट एमपी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एसेट पे हम करते हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर, इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट, इन्वेस्टमेंट बराबर चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट, चेंज आई मतलब इन्वेस्टमेंट बराबर चेंज इन चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट, और चेंज इन कैपिटल एसेट कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस सॉरी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग लास्ट माइनस फर्स्ट। जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वेलफेयर ये वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट है, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बताता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड सर्विस सेक्टर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय जीडीपी। देखो रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी को क्या बोलते हैं, फिजिकल, अभी ये एक पढ़े थे नाम, फिजिकल और नॉमिनल एंड फिजिकल, हाँ ये फ्लोज ऑफ इकोनॉमी, रियल फ्लो नॉमिनल फ्लो, रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो पर, नॉमिनल फ्लो को मनी फ्लो कहते हैं। जैसे नॉमिनल इसको बोलेंगे मनी जीडीपी, रियल को बोलेंगे फिजिकल जीडीपी, ये नहीं होता, इसको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ही कहते हैं। रियल जीडीपी यानी कि कॉन्स्टेंट प्राइस पे, नॉमिनल जीडीपी मतलब एट करेंट प्राइस पे, ठीक है, करेंट प्राइस में निकालते हैं। सो रियल जीडीपी इज एडजस्टेड अगेंस्ट नॉमिनल जीडीपी टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन, रियल जीडीपी इज एडजस्टेड अगेंस्ट नॉमिनल जीडीपी टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी से हमें इन्फ्लेशन पता चलता है कि मतलब इस पर कॉन्स्टेंट प्राइस होता है, जैसे बेस ईयर लेके चलता है, बेस ईयर भी 2011-12 को माना जाता है, और इस ईयर मतलब ऐसा फाइनल किया गया है कि अभी 2020-21 को ये माना जाएगा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, वो लेते हैं ना जिसमें मोस्ट स्टेबल हो हमारी इकॉनमी, उसको हम जीडीपी का बेस ईयर मानते हैं रियल जीडीपी का। नेशनल इनकम बराबर नेशनल डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स रिटर्न, डिविडेंड मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेशनल डिविडेंड 2020 जीडीपी $3 ट्रिलियन 100%, 2025 में जीडीपी $6 ट्रिलियन हो गया हमारा। National income is also known as national dividend. According to Marshall, the labor and capital of the country, according to Marshall, who is Alfred Marshall, father of microeconomics. According to Alfred Marshall, the labor and capital of the country, acting upon its natural resources, produce annually a certain net aggregate of commodities. Producing certain net aggregate of commodities, market immaterial, including services of और काइंड। एग्रीगेट डिमांड ये देखो ये वाला मैं तो पता ही था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वाई इक्वल्स टू सी प्लस एन, आउटपुट जनरेशन वाई क्या कंजप्शन इंक्रीजेज, सेविंग इंक्रीजेज, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों में। शेड्यूल और कर्व, शेड्यूल और कर्व क्या होता है, शेड्यूल टेबुलर डेटा प्रेजेंटेशन, और कर्व मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो एग्रीगेट डिमांड कर्व इज द समीशन ऑफ ऑल डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व इसका ए, इसका मतलब देखो इतना छोटा सा है बी, और दोनों को मिला लो तो हॉरिजॉन्टल समीशन, ये तो नेगेटिव स्लोपिंग, डिमांड कर्व तो हमेशा नेगेटिव स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। मार्केट फ्लेक्सिबल एडजस्टेड प्राइस, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक मेजर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो कॉन्सेप्ट मेजर एट पीरियड ऑफ टाइम, करेंसी हेल्ड बाय पीपल एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, करेंसी हेल्ड बाय पीपल एट पर्टिकुलर, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में है, तो यानी कि ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट, करेंसी हेल्ड बाय पीपल, स्टॉक कॉन्सेप्ट, कॉइन, रिकरिंग डिपॉजिट एक्सेट्रा। जॉन मेनियार्ड कीन्स, सी प्लस आई प्लस जी। अब देखो ये सारा ग्राफ्स है, ये तुमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे लिया इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे मनी, और ये हमारी जो ये हमारा है मनी डिमांडेड, मनी सप्लाई, मनी डिमांड, डिमांड कब तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, और ये मनी सप्लाई जो है ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। हमारा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, लेकिन मनी जो क्वांटिटी था वो कांस्टेंट है। उसी से हमारा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट में
इंटरेस्ट रेट और ये हो गया, ये भी मनी डिमांडेड फाइनल ये आया हमारा इतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे पता चलता है। और ये है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट, डिमांड 35, इनकम 45 डिग्रीज बताए। सी बराबर एग्रीगेट कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन प्लस एग्रीगेट कंजम्पशन 1 माइनस बी इंड्यूस्ड एग्रीगेट कंजम्पशन, समझ रहे हो। अब क्या है कंजम्पशन इनकम सेविंग, ये हमारा IS कर्व है, मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। और ये हमारा लॉन्ग ये हमारा मनी मार्केट में बात करता है, ISLM कर्व। स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। रीज़न क्या है इसका, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन टैक्स नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वही जो C + I + Y = C + I + G + X - M, और उसमें टैक्स भी इंक्लूड कर दो। मल्टीप्लायर एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज, और ये है हमारा ग्रोथ। सेविंग इज़ नॉट सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट बट कंजम्पशन इज़। हाँ, लीकेज, और तुमने 2 कॉन्सेप्ट सुना होगा नाम, लीकेज और इंजेक्शन का। लीकेज मतलब कि कंट्री में से हमारा आउटफ्लो हो रहा है, लीकेज मतलब आउटफ्लो हो रहा है ना कंट्री में से। सो लीकेज हमारा है सेविंग, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम सेव करें, वो गवर्नमेंट चाहती है कि हम इन्वेस्ट करें, हम कंज्यूम करें मोर एंड मोर। ठीक है, तो कंजम्पशन हमारा, इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारे लिए इंजेक्शन है इकॉनमी के लिए। कंजम्पशन सेविंग में देखो ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन, इतना मतलब इनकम जीरो, लेवल ऑफ इनकम पे हम कितना कंजम्पशन करते हैं हमारा लगभग, वो हमारा ये सेविंग पास्ट बोरोइंग से। नेगेटिव सेविंग हमारा ये बताता है, इधर से इधर नेगेटिव सेविंग बताता है, नेगेटिव। तो सेविंग हमारी कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ ना कंजम्पशन है ही, ये बताता है। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड प्राइस, इकोनॉमी डिमांड फैक्टर, डिमांड इम्पैक्ट इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, फुली यूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड, फुली यूटिलाइज्ड मतलब फुल पोटेंशियल। अनएम्प्लॉयमेंट, then this is not the concern of the economy. Under employment of resources, unemployment economy. In the capitalist economy, the level of employment depends on effective demand. In a capitalist economy, the level of employment depends on effective demand. Thus, unemployment results from the deficiency of effective demand, and the level of employment can be raised by increasing the level of effective demand. Level of employment can be raised by increasing the level of effective demand. Effective demand. In ordinary parlance, demand means desire. It means it becomes effective when income is spent in buying consumption goods and investment goods. Keynes used the effective demand to denote the total demand for goods and services at various levels of employment. Different level of employment represent different level of aggregate demand, but there can be a level of employment where aggregate demand equals aggregate supply. A particular price पर कितनी क्वांटिटी सेल हुई, पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सेल हुई, aggregate supply curve. When an entrepreneur gives employment to certain amount of labor, it requires certain quantities of cooperant factors like land, capital, raw materials, etc., which will be paid remuneration along with labor. Thus, each level of employment involves certain money cost of production, including normal profit, which is entrepreneur must cover. Aggregate supply price. When entrepreneur gives employment to certain amount of labor, कुछ लेबर को एम्प्लॉय है, वो मतलब अनएम्प्लॉयड नहीं, वो उनको एम्प्लॉयमेंट दे रही है। It requires certain quantities cooperant factors like land, capital, raw materials, which is paid remuneration along with labor. उनको भी हाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी तो पेमेंट करना है, फैक्टर ऑफ पेमेंट भी तुम्हें करना है, ठीक है, इसके साथ। Thus each level of employment involves certain money cost of production, including normal profit, which the entrepreneur must cover. Since अभी ये देखो, ठीक है, मिनिमम वो होता है बैंकिंग सेक्टर में बात है, सेंसेक्स निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और विक्स इंडेक्स।
BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है। वॉलेटिलिटी ये चेंज होता रहता है, डिग्री ये बताता है। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट को ही हम डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं। द मोस्ट कमोडिटी यूज्ड गॉग of volatility in US financial market is in the VIX index. During 2008-9 recession, the VIX index increases substantially, indicating significant variability in the value of financial claims in interest rate. 2008-9 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था हमारा रिसेशन, उसमें विक्स इंडेक्स हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। कोलैप्स इकोनॉमी, banking sector of the economy collapsed. US is the strong economy in the world. How can disturbances in financial markets sometimes translate into the reduction in the real GDP, and perhaps even into a decline in the overall price level? Aggregate demand यानी कि consumption plus investment और saving. Classical economists like Adam Smith, ये classical economist है, Adam Smith, JB David Ricardo, John Stuart Mill, J.S. Mill, Thomas Malthus, A.C. Pigou and others wrote from the 1770s to the 1930s. 1770s और 1930 के बीच में हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और देखो किन्स तो अलग ही है, न्यू क्लासिकल ये सब होता है। तो एडम स्मिथ, जेबी से, डेविड रिकार्डो, J.S. मिल, उसके बाद है थॉमस माल्थूस, A.C. पिगो, ये सब हमारे कौन है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स। दे एज्यूम्स वेजेस एंड प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, वो कहते हैं वेज और प्राइस हमारे फ्लेक्सिबल हैं, एंड दैट कम्पिटेटिव मार्केट एग्जिस्ट थ्रू आउट द इकोनॉमी, और ऐसा ही कम्पिटेटिव मार्केट हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। वेजेस एंड प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, हमारा वेज और प्राइस फ्लेक्सिबल है, कभी भी चेंज हो सकता है। कैपिटलिस्ट अप्रोच की बात करते हैं हम, डिमांड विल क्रिएट इट्स ओन सप्लाई। डिमांड देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या कहता है? डिमांड विल क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। वहीं अगर जेबी से का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है सेज लॉ, जिसमें कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है यहाँ पे। कैपिटलिस्ट अप्रोच कहता है कि डिमांड विल क्रिएट इट्स ओन सप्लाई, वेजेस प्राइस चेंज एडजस्ट, मतलब वेजेस प्राइस को हम चेंज कर सकते हैं। जितने भी हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ना, वो प्राइस लेवल को और वेज को, मतलब वेज यानी कि जो वेज क्या होता है? फैक्टर ऑफ पेमेंट है। वेज हम किसको देते हैं? लेबर को। और प्राइस, तो प्राइस हमारा कांस्टेंट नहीं है, प्राइस हमारा फ्लेक्सिबल है, ये चेंज हो सकता है इकोनॉमी में, कम्पिटेटिव इन नेचर, प्राइस डिसाइड। सेज, उसके बाद देखो वही कैपिटलिस्ट अप्रोच के बाद सेज लॉ आया। सेज लॉ कहता है अ डिक्टम ऑफ इकोनॉमिस्ट जेबी से दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, producing goods and services generates the means and the willingness to purchase willingness to purchase other goods and services, मतलब producing goods and service generates a means and the willingness to purchase other goods and services. Supply creates its own demand, hence it follows that desired expenditure will equal actual expenditure. मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें हम, तो देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट पहले देखो सेलिंग कॉन्सेप्ट, उसके बाद मनी इल्यूजन पढ़ते हैं। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि प्रोड्यूस, सेलिंग कॉन्सेप्ट यानी कि सेलिंग मतलब क्या? कौन बेचता है? प्रोड्यूसर, सेलर। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट और इनकम देखो, आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम इसको मतलब ये से डिमांड कर रहा है कि इसको, और फिर इसको सप्लाई कर रहा है, फिर इसको इनकम में से दे रहा है, ऐसे हमारी सर्कुलेशन होता रहता है इसमें। एजम्पशन ऑफ द क्लासिकल मॉडल मतलब प्योर कंपटीशन, मतलब क्लासिकल जितने भी इकोनॉमिक्स थे ना, वो पहली बात तो प्राइस को हमेशा वेरिएबल मानते थे, प्राइस हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होता रहता है, प्योर कंपटीशन एग्जिस्ट होता है, वेजेस एंड प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, people are motivated by self-interest, people cannot be fooled by money illusion, people are motivated by self-interest, wages and prices are flexible, pure competition exists, perfect competition, pure competition। अरे तुमको एक बात बताता हूँ, परफेक्ट कंपटीशन होता है कि डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। डिफ्रेंशिएटेड मतलब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मतलब नो परफेक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मतलब उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं, नॉट सिमिलर काइंड ऑफ, वो होता है डिफ्रेंशिएटेड और सिमिलर प्रोडक्ट में।
मनी इल्यूजन क्या होता है? रिएक्टिंग टू चेंज इन मनी प्राइजेस रेदर देन रिलेटिव प्राइजेस। रिएक्टिंग टू चेंज इन मनी प्राइजेस, रिएक्टिंग टू मनी इल्यूजन मतलब रिएक्टिंग टू चेंज इन मनी प्राइजेस रेदर देन relative prices. If a worker whose wages double when the price level also doubles, if a worker whose wages double, if a worker whose wages double when the price level also doubles, thinks he or she is better off. If a worker whose wages double when the price level also doubles thinks he or she is better off, that worker is suffering from money illusion. मतलब अगर प्राइस मान लो कि तुम मार्केट में जा रहे हो चॉकलेट खरीदने के लिए, नहीं ये तो मतलब तुम समझ रहे हो, तुम ग्रॉसरी का कोई सामान खरीदने जा रहे हो, उसका प्राइस डबल हो गया है, मतलब सारे प्राइस का जितने भी सामान है सबके प्राइसेस डबल हो गए हैं, सच तुम्हारी इनकम भी डबल कर दी गई है, तो इसमें फ़ायदा क्या है यार? तुम समझ रहे हो, ये मनी इल्यूजन जैसा है कि भाई हम तुमको ऊपर से 2 रुपये दे रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली तुमसे 2 रुपये निकाल भी रहे हैं, तो तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं। तो ये हमारा मनी इल्यूजन बताता है। फिर कंसिक्वेंसेस ऑफ द एजम्पशंस, ये जो हमारा क्लासिकल मॉडल जो था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वो लोग जो एजम्पशन बनाए थे, उसका देखो क्या होता है कंसिक्वेंसेस, परिणाम। इफ़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी इज़ मिनिमल, if a pure competition prevails and all prices and the wages are flexible, if people are self-interested and do not experience money illusion, then problem in the macroeconomy will be टेम्पररी एंड द मार्केट विल करेक्ट इटसेल्फ। ये सब हो रहा है तो मार्केट अपने आप करेक्ट हो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्पेंड सेविंग, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हमारी इनकम, इससे पता है गवर्नमेंट वही लीकेज, और हम वही वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे तुमको इंजेक्शन वाला, कि लीकेज मतलब कंट्री से पैसे जा रहे हैं, मतलब पैसे कब जाएंगे? तुम सेविंग पे ध्यान देते हो कि बिना एक कंजम्पशन के, तो वो चलिए कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करो तो वो हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा। लेक्चर ये मतलब ये वाला अगला क्वेश्चन देखो, ये है हमारा डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट, डिज़ायर्ड सेविंग। इक्वेटिंग डिज़ायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द क्लासिकल मॉडल, changes in saving and investment creates a surplus or shortage in the short run. Change in the saving and investment create a surplus or shortage in the short run. In the long run, this is offset by changes in the interest rate. This interest rate adjustment returns the market to equilibrium where S is equals to I. Saving is equals to investment. Allocation of resources in the economy: fully employed, underemployed. Classical economist assumes wages would be always adjusted to the full employment level. The rate of interest in the labor is directly associated with the increase in the GDP. More employment in the economy will generate more GDP production. More employment होगा कंट्री में, हमारी GDP भी इंक्रीज होगी। उसके बाद है कि स्टार्टिंग विद द इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज, रियल GDP falls below its long run level of represented by the position of long run aggregate supply. Unemployment increases, competition among workers pushes down wage rates. The same occurs for other input prices. The economy again find itself on the vertical long run aggregate supply. Keynesian short run supply curve. Its assumption was just opposite to the classical model. The price of the labor is fixed. Keynesian short run, वही Keynesian मतलब उल्टा कर दो ना तुम, उनका जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका, इसमें देखो उसमें प्राइस लेवल फ्लेक्सिबल था, इसमें प्राइस लेवल फिक्स्ड होगा। गवर्नमेंट रोल इज इम्पोर्टेंट, इसमें गवर्नमेंट रोल इम्पोर्टेंट नहीं था। एग्रीगेट डिमांड देन क्योंकि देखो तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो। क्लासिकल में कौन आता है? एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ ने फ्री हैंड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेजेस फायर का कॉन्सेप्ट दिया था, लेस फेयर का कॉन्सेप्ट। तो ये उसका अपोजिट है, यानी कि ये हमारा बताएगा कि गवर्नमेंट रूल का बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी में। एग्रीगेट डिमांड एंड द प्राइस ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ विल फिक्स। ये हमारा लॉन्ग रन सप्लाई, लॉन्ग रन कर्व है हमारा, और ये शॉर्ट रन में ना प्राइस हमारा फ्लेक्सिबल हो जाता है, इसमें फिक्स हो जाता है प्राइस लेवल लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में भले ही हमारा प्राइस फ्लेक्सिबल, लेकिन लॉन्ग रन में हमारा प्राइस फिक्स हो जाता है, ऐसा वाला कुछ कॉन्सेप्ट है। रियल GDP पर कैपिटा इनकम, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, और नेक्स्ट में हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे।